देखते हैं कि फैमिली हेड ने उसके ऊपर अटैक शुरू कर दिया होता है, लेकिन वो उसका अटैक रोक लेता है। इन लोगों की लड़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि 5 लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे होते, और देखते हैं कि फैमिली हेड सिर्फ अटैक में ही ध्यान दे रहे होते, जबकि वो दूसरा वाला सिर्फ डिफेंड कर रहा होता है। और इंपीरियल हेवन स्क्वाड के मेंबर इस लड़ाई को देखते हुए कह रहे होते हैं, क्या इतनी पावर? और ऊपर खड़े रिप्रेजेंटेटिव इनकी लड़ाई देख रहे होते हैं। मॉन्क जिन्नो कह रहा होता है, ये लड़ाई मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। जब भी इन दोनों की तलवार टकरा रही है तब पूरा घाटी ही हिल रहा है। और देखते हैं बियॉन्ड इन दोनों की फाइट को देखते हुए गाली दे रही होती है, जो कि मैं नहीं दे रहा, और मन में कहते हैं डोंगटेल झील पर वून है उनके स्वॉर्ड डांस की तुलना में ये एक अलग तरीके की चौंकाने वाली चीज है। वून है उनका स्वॉर्ड डांस एक ओवरवेलमिंग करंट की तरह था, लेकिन ये वायलेंस स्टॉर्म है एक मास डिस्ट्रक्शन का। अगर लड़ाई इसी तरह लंबी चलती रही, राइजिंग स्वॉर्ड जिन चियोंग नामगोंग हार जाएगा। डार्क हेवन मार्शल एम्परर, आखिर वो कौन है? और देखते ऊपर एक आदमी बैठा होता है जो इनकी फाइट को देख रहा होता है, और बोर होते हुए कहते हैं कितना बोरिंग है, क्या इसे खत्म करने का समय नहीं आया? और कहता है ब्रियन, तो वो भी बैठते हुए कहते हैं यस योर मैजेस्टी। तो वो कहता है तो तुम क्या सोचते हो, क्या वो राइजिंग स्वॉर्ड को हरा सकता है? तो बिरियन कहती है एम्परर पहले कभी नहीं हारा। इसे सुनकर वो आदमी अपना पंखा खोलते हुए कहता है ऐसा है। तो बिरियन कहते हैं जिनचोल नामगोंग आज मारा जाएगा क्योंकि एम्परर ने ये फैसला लिया है। तो वो कहता है ओह सच में, हालांकि क्या वो मेरे ऑर्डर्स का पालन नहीं कर रहा है? इसे सुनकर बियोंग पूरी कांपने लग जाती है, और वो आगे कहता है तो तुम्हें पता नहीं था। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उसका मिशन है, उसे काबू नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने राजा को डिसओबे करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसे सुनकर बिरियन कुछ कह नहीं रही होती, और वो आदमी शैतानी स्माइल देते हुए कहता है जिनचोंग नामगोंग को आज मरना होगा क्योंकि यही मैं चाहता हूँ। और फिर हमें फाइट की ओर दिखाते हैं जहाँ पे जिनचोल अभी भी लगातार अटैक कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि एम्परर एक अटैक करने के लिए तैयार होता है, और उसके तुरंत बाद वो एक अटैक कर भी देता है, लेकिन जिनचोल नामगोंग उससे बच जाता है। वो हवा में रोल करते हुए एम्परर से दूर चला जाता है, और एम्परर मुस्कुराते हुए कहता है तुम अपने टाइटल के लिए पूरे वर्दी हो। तो जिनचोल मुस्कुराते हुए कहता है तुमने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और कहता है मैं नहीं सिर्फ तुम ही वो हो जिन्होंने मुझे नामगोंग फैमिली के स्वॉर्डमैनशिप का पूरा फॉर्म दिखाया है। काश हम जल्दी मिले होते तो चीजें शायद इस तरह नहीं होती। फैमिली हेड कहता है तुमने कहा कि तुम डार्क हेवन मार्शल एम्परर हो। ऐसा कर पाना मेरे लिए हॉनर की बात है, आज तुम्हारे साथ तलवार टकराने में मजा आएगा। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड रेडी कर लेता है, तो एम्परर भी अपनी स्वॉर्ड रेडी करते हुए कहता है मुझे भी। और देखते देखते ये दोनों अपनी इंटेंस एनर्जी को बाहर निकालने लग जाते हैं। इनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि दूर खड़े एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी पहुंच जाती है, और यहाँ तक कि दूर खड़े रिप्रेजेंटेटिव भी हिल जाते हैं। और देखते कि फैमिली हेड और एम्परर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि पहले कौन मूव करेगा, कि तभी फैमिली हेड पहले आगे बढ़ता है और एम्परर के ऊपर हमला करने लगता है। वो एक स्लैश लगाता है, और तभी देखते हैं कि एम्परर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी फैमिली हेड मन में सोचता है मैं जीत गया, और इसी के साथ फैमिली हेड का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उससे बड़ा धमाका हो जाता है। इसके प्रेशर की वजह से घोड़े तक ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे होते, और देखते हैं कि उस अटैक के बाद वहाँ पे 2 लोग होते हैं, और जैसे ही धूल हटती है तो देखते हैं कि एम्परर खड़ा होता है जबकि फैमिली हेड नीचे बैठा हुआ होता है, और सभी पायरेट्स खुश हो रहे होते हैं। बियोन हैरान होते हुए मन में सोचती है क्या नामगोंग फैमिली हेड वो हार गए? और देखते हैं इसी के साथ में मार्शल एम्परर अपनी स्वॉर्ड वापस रख लेता है, लेकिन फैमिली हेड हैरान होते हुए मन में सोच रहा होता है मार्शल एम्परर की स्वॉर्ड बहुत स्लो थी, लेकिन इससे पहले कि मेरी स्वॉर्ड उस तक पहुंचती उसकी धीमी स्वॉर्ड पहले से ही टकरा रही थी मेरी आंखों के सामने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने से ज्यादा पावरफुल इंसान से हारने के बाद मैं इतना सेटिस्फाइंग महसूस करूंगा। हाँ ये जिंदगी। और तभी एम्परर उसके सामने आता है और मुस्कुराते हुए कहता है वो एक ग्रेट टेक्निक थी, और फैमिली हेड भी कहता है तुम्हारी भी। और एम्परर कहता है प्लीज 3 साल तक आइसोलेट रहो, मैं उसके बाद तुमसे मिलने का दोबारा इंतजार करूंगा। तो फैमिली हेड उसे ग्रीट करता है और जाते हुए कहता है अगली बार ऐसा नहीं होगा। इसे सुनकर एम्परर कहता है हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो फैमिली हेड हंसते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया, एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मैं खुश हूँ, लेकिन एक फैमिली हेड के रूप में नहीं। तभी फैमिली हेड चिल्लाते हुए कहते हैं आयरन स्वॉर्ड बियोक नामगोंग। इसे सुनकर एडमिनिस्ट्रेटर घोड़े से नीचे उतरता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है बियोक नामगोंग आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। और फैमिली हेड अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है सबसे पहले तुम नामगोंग फैमिली को आज के अपमान के बारे में कभी नहीं भूलने दोगे। दूसरा, इस पल से जिन नामगोंग पब्लिक रिलेशन हेड के रूप में तुम्हारी जगह लेंगे। और तीसरा, जब तक रिवेंज के बारे में मत सोचना जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। इसे सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है समझ गया। और फैमिली हेड मुस्कुराते हुए कहते हैं तो अब से तुम हो नामगोंग फैमिली के हेड। इसे सुनकर एडमिनिस्ट्रेटर बहुत हैरान हो जाता है। फैमिली हेड कहता है तुम पे इतना बड़ा बोझ डालने के लिए मुझे माफ करना। इसे सुनकर एडमिनिस्ट्रेटर रोने लगता है, उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। और देखते हैं कि फैमिली हेड मन में सोचता है इसी के साथ मेरी हार पिछले फैमिली हेड की भी हार है। भले ही मेरी रेपुटेशन स्मड हो जाए पर नामगोंग फैमिली से इफेक्टेड नहीं होगा और उन्हें 3 साल तक अलग थलग रहने के लिए मजबूर होने की बेइज्जती नहीं सहनी पड़ेगी। अब जो कुछ भी बचा है वो फॉर्मल फैमिली हेड के रूप में मेरा फाइनल ऑब्लिगेशन है। और मार्शल एम्परर से कहता है मैं खुश हूँ कि जो मेरी जिंदगी लेगा वो तुम जैसा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। इसे सुनकर मार्शल एम्परर कहता है बेवकूफ मत बनो। इसे सुनकर फैमिली हेड कहता है मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते, लेकिन मेरे पास यहाँ ज्यादा ऑप्शन नहीं है। इतना कहते ही वो एम्परर की ओर भागते हुए हमला करने आ जाता है।
तो एम्परर भी अपनी शॉर्ट को टाइट पकड़ते हुए मन में कहता है वो इतना लापरवाह क्यों है। तभी एम्परर को कुछ एहसास होता है और तभी वो पीछे मुड़ के 2 तीरों को रिफ्लेक्ट कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। और देखते ये सब उस ऊपर बैठे हुए आदमी ने करवाया होता है जिसका मुझे नाम नहीं पता। तो वो आदमी से देख के मुस्कुराने लगता है और देखते हैं एम्परर अभी भी उन सारे तीरों को रोक रहा होता है जो फैमिली हेड की ओर जा रहे होते हैं। तभी एक एरो एम्परर के ऊपर से ही मुड़ के चला जाता है। इसे देखकर एम्परर भी हैरान होता है और मन में सोचता है क्या ये बिरियोन की टेक्निक एरो डोमिनेट नहीं है। वो इतना सोच ही रहा होता है कि वो एरो जाके फैमिली हेड के सीधा आर पार हो जाता है। एम्परर तभी रुक जाता है और गुस्से से पीछे मुड़ के देखता है तो बिरियोन के हाथ में क्रॉसबो होती है जिससे उसने फैमिली हेड को शूट किया होता है। इस हालत में भी फैमिली हेड हंसते हुए कहता है हाँ तो तुम भी एक आजाद इंसान नहीं हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो फिर भी दूसरों से बंधे हुए रहते हो, क्या ये रिडिकुलस नहीं है सच में। तो एम्परर कहते हैं हम एक ही बोट में सवार हैं। फैमिली हेड खून की उल्टी करते हुए कहता है इसीलिए ये बहुत ही रिडिकुलस है। इतना कहते ही वो नीचे गिर जाता है। इसे देखकर एम्परर कुछ कर नहीं सकता बस चुपचाप खड़ा होता है और इसी के साथ फैमिली हेड का ये आर्क यहीं पे खत्म होता है। इसे देखकर एम्परर भी खुश नहीं होता और इंपीरियल हेवन स्क्वाड चिल्ला रहा होता है वो हम जीत गए। और एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हैं जो रोते हुए बस फैमिली हेड का नाम ले रहा होता है और ऊपर खड़े रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं जो बस अभी भी चुपचाप वहीं पे खड़े होते हैं और देखते हैं मोखोलियोब कहता है द राइजिंग स्वॉर्ड अब मर चुका है। और जैसे ही मोखोलियोब कहता है उनके पीछे इंपीरियल हेवन स्क्वाड का एक मेंबर आता है और घोड़े से नीचे उतरने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है ग्रीटिंग मुरीम एलायंस के रिप्रेजेंटेटिव। इसे देखकर जिन्हो मन में सोचता है इसके कपड़ों को देख के पता चल रहा है कि ये इंपीरियल हेवन स्क्वाड का मेंबर है और उनकी आंखें ऑरा और आवाज से ये साफ है कि उनके पास काफी पावर है। तभी वो आदमी अपने कपड़ों में से कुछ निकालने लगता है और कहता है ये सी पायरेट्स के अलायंस से लेकर मुरीम एलायंस के लेटर तक है। और देखते कि रियून जेगल इसे सुनकर एक आदमी को इशारा करता है तो वो आदमी उस इंपीरियल हेवन स्क्वाड के मेंबर से वो लेटर लेने चला जाता है और वो लेटर रियून जेगल को दे ही रहा होता है। तभी तो वो आदमी कहता है निश्चिंत रहना आज के लिए हमारी लड़ाई पूरी हो चुकी है। इसे सुनकर मुंह खोलियो पर बाकी दोनों मन में ये सोचने लगते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि वो नामगोंग फैमिली के एलाइट्स लोगों को जाने देंगे। वो आदमी इतना कहकर घोड़े के ऊपर वापस चढ़ने लगता है। तभी कोई कहता है रुको। रियून जेगल कहता है बस तुम कौन हो। तो वो आदमी अजीब तरह से हंसते हुए कहता है मेरा कोई नाम नहीं है बस नंबर है। इतना कहकर वो घोड़े के ऊपर बैठ के निकल जाता है और बाकी सब बस उसे जाते हुए देख रहे होते हैं कुछ कर नहीं पाते। और रियून जेगल मन में सोचता है ये सब बस शुरुआत है नए पावर के जन्म का। डार्क हेवन मार्शल एम्परर और सी पायरेट्स का अलायंस बनाना ये मुरीम अलायंस के दशकों पुराने शासन के लिए एक सीधी चुनौती है। और सीन शिफ्ट होता है ऊपर की ओर। वो आदमी ताली बजाते हुए कहता है ये बहुत सरप्राइजिंग था। क्या क्यों ऐसे एरो को कंट्रोल करने की उन तकनीक को एरो डोमिनियन कहा जाता है। ये सच में एक आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट है। ये सोचने के लिए कि तुम सिर्फ एक छोटे बो का इस्तेमाल करके ऐसी पावर को कमांड दे सकती हो मैं सचमुच हैरान हूँ। तो बिरियोन उस हथियार को निकालते हुए कहती है मैंने आपके मैजेस्टी इंपीरियल डिक्री को फुलफिल कर दिया है। इसे सुनकर वो आदमी थोड़ा गुस्सा होता है तो वो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है तुम हो। तो वो आदमी बैठते हुए कहता है यस योर मैजेस्टी और बिरियोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है उठो और इस लड़की के गालों पर थप्पड़ मारो। तो वो आदमी से सुनकर हैरान होता है और कुछ सोचने लगता है और बाद में वो आदमी खड़ा होता है और बिरियोन की तरफ जाने लगता है और जाके सीधा बिरियोन के गालों पर थोड़ा जोर से थप्पड़ मार देता है। इस थप्पड़ को खाने के बाद बिरियोन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो आदमी आगे कहता है तुम्हारी राजा की इच्छा पूरी हुई है नहीं ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है। उस डिफेंड लुक में क्या है। और तभी वहाँ पे मार्शल एम्परर आता है और दिख रहा होता है कि वो बहुत गुस्से में है और वो आदमी हंसते हुए कहता है ओह वेलकम बैक तुम लोग क्या कर रहे हो जल्दी करो और उस हीरो को बधाई दो जो जीत के लौटा है। एम्परर गुस्से में उसके पास आते हुए कहता है क्या ये मैजेस्टी का ऑर्डर था नामगोंग फैमिली के हेड को मारने के लिए। तो वो आदमी कहता है डर इग्नोरेंट पर रूल करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो एम्परर कहता है पीछे हटना बंद करो और भी गुस्से में कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने नामगोंग के फैमिली हेड को मारने का ऑर्डर दिया था। तो ये आदमी कहता है अगर तुम कारण जानना चाहते हो तो खुद राजा से पूछो। हालांकि मैं अनश्योर हूँ कि तुम्हारे द्वारा उसके फैसले पर क्वेश्चन उठाने पर वो कैसे रिएक्शन देंगे। इसे सुनकर मार्शल एम्परर गुस्सा होता है और दांत पीसते हुए कहता है बहुत बढ़िया और वहाँ से गुस्सा होते हुए जाने लगता है। तो वो आदमी उसके पीछे से कहता है तुम्हारे पास एक अच्छा सर्वेंट है। इसे सुनकर एम्परर कुछ कहता नहीं बस बिरियोन की ओर गुस्से से देखने लगता है और वो आदमी आगे कहता है एक सर्वेंट जो एक अपने मालिक का काम उसके लिए करता है क्या ये उसके लिए अच्छा नहीं है और हंसने लगता है। इसे सुनकर मार्शल एम्परर चलते चलते रुक जाता है और बिरियोन से कहता है मुझे फॉलो करो। इतना कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बिरियोन उसे जाते हुए देख रही होती है तो वो आदमी फिर से कहता है ओह तुम्हारा मास्टर तुम्हारी भावना को नहीं समझता है। वो इतना कहता ही है कि बिरियोन वहाँ से गायब हो जाती है और जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो वो आदमी अपने हाथों को देखने लगता है जो कांप रहे होते हैं और गुस्से से कहता है डैम इट वो कितनी देर तक मेरी ओर देखता रहेगा बस तुम थोड़ा इंतजार करो। फिर सीन शिफ्ट होता है डिसाइपल्स पे जो अपने मरे हुए फैमिली हेड को उठा के ले जा रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर काफी उदास होता है और बाकी डिसाइपल रो रहे होते हैं और बियोन उन सबको पीछे से देख रहे होते हैं जाते हुए और मन में कहते एक बस एक फाइट ने सब बदल दिया।
मैं अभी भी राइजिंग स्वॉर्ड और मार्शल एम्पायर के बीच की फाइट को याद करके कांप जाती हूँ, जैसे वो एक अलग दुनिया में रहते हो। अगर मैं वू नह्युन को मैनिपुलेट करूँ, क्या मैं उस दुनिया को छू सकती हूँ? अब मुझे शक हो रहा है कि इसका नाम बियोन है कि सियोल रियोन। खैर ये बाद में पता चल जाएगा। तो अभी कहानी को कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं फिर भी अभी समय नहीं आया है, अभी तक नहीं। और आगे नरेटर बताता है जिनचोल नामगोंग की हार से पूरा मुरीम हैरान हो गया। नामगोंग फैमिली का हेड बैटल में पराजित हो गया और डार्क हेवन मार्शल एम्पायर के हाथों मर गया। यंगताजी नदी का कंट्रोल बदल गया और मर्चेंट्स को पायरेट्स अलायंस के टोल का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके रिजल्ट में कई होपफुल लोग पायरेट अलायंस में शामिल हो गए और यहाँ तक कि यंगताजी नदी बेसिन के आसपास के सेक्ट भी पायरेट्स के अलायंस को मानने लगे। पायरेट अलायंस ने अभी तक अपने एम्बिशन पे काम नहीं किया था, लेकिन ये कब तक चलेगा ये नहीं बताया गया। पूरे देश को काटने वाली यंगताजी नदी में उथल पुथल का समय आ गया था। उसका सीन शिफ्ट होता है मुरोंग फैमिली के डिसाइपल्स पे जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और एमसी बस उनको शांति से ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा होता है। एमसी ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट से, और सोचता है माउंट हुआ सेक्ट से पिल लेने के बाद डॉग गुरंग की सिचुएशन में काफी सुधार हुआ है। पिछली बार मैंने नॉर्थ से आइस प्लेस से लड़ाई की क्योंकि स्वॉर्ड सेंथ ने मुझे एक तलवार दी थी जिसने मेरी अनोयंस के कारण डिवाइन मॉन्क को स्वॉर्ड सेंथ के सक्सेसर का नाम फैलाने का मौका दिया। मैं सचमुच वरीड हूँ कि ये चीज फिर से होगी। कम से कम मुझे खुशी है कि डॉग गुरंग ठीक तो है। फिर भी इतनी बड़ी चोटों के बाद 3 दिन के अंदर होश में आ गया। उसका शरीर काफी लचीला है, यहाँ तक कि फिजिशियन भी उसकी विटालिटी से हैरान है। मुझे अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मुझे यकीन है कि सॉलिटरी स्वॉर्डमैन के ठीक हो जाने पर मुरी मेलान जान शुरू कर देगी। क्या मुझे कन्फेस कर देना चाहिए? क्या ये एक्सेप्ट कर लेना बेहतर होगा कि लेटर भेजने वाला मैं ही था? तभी एमसी की नजर ट्रेनिंग करते हुए डिसाइपल्स पे जाती है और उन्हें ट्रेनिंग करता हुआ देखकर वो मन में कहता है मैं जेलस हो रहा हूँ, मुझे कई दिन तक ट्रेनिंग का मौका ही नहीं मिला। अरे नहीं, उस आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एमसी उन सबकी गलतियां निकाल रही होता है कि सांगा उसकी ओर भागते हुए आ रही होती है और आगे कहते हैं बिग ब्रदर वून। तो एमसी भी उसे देख के खुश होता है। सांगा कहती है आप फिर से यहाँ आ गए, आपको ये पसंद है? एमसी भी हाँ में से हिलाता है और उससे कहता है तुम अकेली हो, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? तो सांगा बैठते हुए कहती है बिग सिस्टर मर्चेंट के साथ बिजनेस करने में बिजी है। वैसे भी अगर आप मेरी सिस्टर के गुड ग्रेस में आना चाहते हैं तो आपको ज्यादा बोलने वाला बनना होगा। वो ऐसे लोगों को पसंद करती है जो कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड हो। तो एमसी कहता है मुझे भी उस तरह के लोग पसंद है। तो सांगा अजीब शक्ल बनाते हुए कहती है बिग ब्रदर वुन, क्या आप इस तरह स्विंग करते हैं? तो एमसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सांगा आगे कहती है चिंता मत करो, मैं उस चीज के लिए बिगड़ी हुई नहीं हूँ, यह आपके लिए भी मुश्किल होगा। एमसी से सुन के घबराते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, और खांसते हुए कहता है संगा मुझे लगता है तुमने गलत सुना। तो संगा कहते हैं वैसे भी आप मुझे अपनी शॉर्टमैनशिप कब दिखाएंगे? आपने मुझसे वादा किया था लेकिन तुरंत उसे निभाए बिना चले गए। क्या आप इसे अभी मुझे दिखा सकते हैं? तो एमसी कहता है अभी। सांगा कहती है ओ, तो आप इनके बारे में चिंता कर रहे हैं? एमसी कहता है लेकिन। तभी सांगा हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं ब्रदर, जिन ने उन्हें अच्छी तरह ट्रेन किया इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा। तो एमसी मन में सोचता है ट्रेनिंग ग्राउंड बड़ा है और हर कोई प्रैक्टिस करने में बिजी है, इसीलिए पॉसिबल है कि कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। तो क्या मुझे ये करना चाहिए? और खड़ा होकर कहता है ठीक है, मैं इसे तुम्हें दिखाऊंगा। तो सांगा ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और देखते हैं सांगा और एमसी आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे स्वॉर्ड रखी होती है। तो एमसी एक वुडन स्वॉर्ड की ओर देख रहा होता है तो वो उसे उठा लेता है और स्वॉर्ड को चला के देखता है कि स्वॉर्ड कैसी है, और स्वॉर्ड को देखते हुए मन में कहता है ये वाली अच्छी लग रही है। तभी उसकी नजर सांगा की तरफ जाती है तो सांगा उसे खुश होते हुए मोटिवेट कर रही होती है। तो एमसी भी उसे देख के मुस्कुराता है और अपने आंखें बंद करते हुए अपने मन को शांत करता है और कहता है चलो ट्रांस में चलते हैं। मेरा दर्द, एंजाइटी, चिंता उन सबको एक तरफ रख दो। और अपने मन के अंदर आंखें खोलता है और अपना स्टांस लेते हुए कहता है मेरे दिल के अंदर उधर सिर्फ स्वॉर्ड है। और पहले बता दो कि एमसी ये सब अपने मन के अंदर कह रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वॉरियर को जब अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लेता है तो वो देखता है कि बाकी लोग शांति से खड़े हैं और खड़े होकर कहता है बाकी सब ने अपनी ट्रेनिंग क्यों रोक दी? तो उसका साथी इशारा करते हुए कहता है अरे अरे इधर देखो। तो लाल बाल वाला कह रहा होता है आखिर ये सब है क्या? वो इतना कहता ही है कि उसकी नजर एमसी पे पड़ जाती है और नरेटर कहता है इसे देखकर एक नजर में वॉरियर्स अपनी जगह पर जम गए। भले ही वो ब्लंट था और लकड़ी का बना था, स्वॉर्ड गा रही थी और एक पावरफुल ऑरा बिखेर रही थी। उस स्कॉलर के हाथ में कच्ची लकड़ी की स्वॉर्ड भवंडर की तरह हवा में निशान छोड़ रही थी और पानी की तरह आसमान को काट रही थी। हर किसी की आंखें जेंटल नेचुरल स्वॉर्डमैनशिप पर टिक गई थी। वो लोग नहीं जानते थे कि वो क्या देख रहे हैं, लेकिन एक बात साफ थी, उस आदमी ने एक स्कॉलर की तरह कपड़े पहने एक अनइमेजिनेबल मार्शल मास्टर है। और देखते हैं एमसी का स्वॉर्ड डांस खत्म हो जाता है। उसके बाद एमसी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और स्वॉर्ड को देखते हुए मन में कहता है मुझे ये बहुत अच्छा लगा, किस्मत से इस बार मैंने अपनी वुडन स्वॉर्ड नहीं तोड़ी। हालांकि एक छोटा ट्रेनिंग सेशन था। तभी वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो सारे मुरोंग डिसाइपल उसे ही देख रहे होते हैं। एमसी को अपनी ओर देखता हुआ देखकर वो लोग पीछे हट जाते हैं। इसे देखकर एमसी मुस्कुराते मन में कहता है क्या वो सब मुझे ही देख रहे थे?
ठीक है, कम से कम वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे थे। और जाकर वो स्वॉर्ड उसकी जगह पर रख देता है। तभी सांगा एमसी के पास आती है। तो एमसी कहता है तुम्हें ये कैसा लगा? सांगा खुश होते हुए उछलते हुए कहते हैं ये बहुत अमेजिंग था। बिग ब्रो तुम बहुत कूल हो, आपने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? तो एमसी अपनी बड़ाई सुनकर 7वें आसमान में चढ़ते हुए कहता है किसी को ये जानने की जरूरत है कि अपनी स्वॉर्ड कब खींचनी है और कब उसे मयान में रखना है। इसे देखकर सांगा कहते सच में? और एमसी के हाथों को पकड़ते हुए कहती है लेकिन आप गए और इसे स्पेशली मेरे लिए किया है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। और एमसी कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कैंडी खरीदूंगा। सांगा कहते हैं सच में आप सबसे बेस्ट हैं। और पीछे से इन दोनों को जाते हुए डिसाइपल्स देख रहे होते हैं। ये लोग समझ भी नहीं पा रहे होते कि स्कॉलर ने ऐसा किया कैसे। फिर सीन शिफ्ट होता है सिटी के अंदर टी हाउस में, जहाँ पे होजुन बैठा हुआ होता है और मजे से चाय को पी रहा होता है। उसके बाद वो चाय को नीचे रख देता है और अपने सामने पड़े हुए लेटर को उठाते हुए कहता है ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग खबर है, मुझे लगता है मिस टैंग फिर से एक्साइटेड होने वाली है। और वो उस लेटर को वहीं पे जला देता है और बाहर की ओर देखते हुए कहता है ऑल्सो। तभी दरवाजा खुलता है और मिस टैंग अंदर आती है और होजुन कह ही रहा होता है इस शहर की लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं कि तभी वो मिस टैंग को देख लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस टैंग सियोलरियन? क्या तुम यहाँ मुझे तो देखने नहीं आई हो ना? तो सियोलरियन कहते हैं ये सही है, मैंने ओनर को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना, इसीलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। मैं जानती हूँ कि तुमने न्यूज सुन लिया है। तो होजुन कहता है न्यूज? ओ, अगर ये यंगताजी इंसिडेंट्स के बारे में है तो मैंने सुना है। तो सियोलरियन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप दुखी नहीं है मिस्टर प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैन, आपका आराम का समय खत्म हो गया है। तो होजुन भी मुस्कुराते हुए कहता है ओ आपका क्या मतलब है? तो वो कहते हैं मेरा क्या मतलब है, क्या आप मुरी मेलैंस की ओर नहीं लौट रहे हैं? तो होजुन कहता है प्लीज मुझे उन डरावनी आंखों से मत देखो मिस टैंग, मुझे नहीं लगता कि मेरा वहाँ वापस जाने का भी टाइम आया है। आखिरकार एक के बाद एक बोरिंग मीटिंग में बैठने के अलावा और क्या करने को होगा। सियोलरियन कहते हैं तुम जानते हो कि वो मीटिंग जियांगो का फ्यूचर तय करेंगी है ना? इसे सुनकर होजुन खुद को हंसते हंसते रोक लेता है। इसे देखकर सियोलरियन गुस्सा होते हुए मन में कहते हैं वो हंस रहा है। तो होजुन अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है मुझे गलत मत समझना, क्या मुरी मेलैंस ने कभी जियांगो का फ्यूचर का फैसला किया है? क्योंकि इसे 30 साल पहले बनाया गया था। जियांगो अपनी दिशा खुद तय करता है और मुरी मेलैंस ये पक्का करता है कि 18 ग्रेट सेक्ट हमेशा जीत की ओर रहे। अनफॉर्चुनेटली इस बार ये उस टाइम में से नहीं है जहाँ पे हर कोई एग्रीमेंट पे रहे। खैर अगर हम वापस लौटे तो हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव के चेहरों पर घबराहट देखने का मजा ले पाएंगे। तो सियोलरियन कहते हैं क्या तुम माउंट हुआ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऐसा कह रहे हो या फिर ये सिर्फ तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है? तो होजुन कहता है तुम जानती हो कुछ समय को छोड़कर जब मैं दिखावा कर रहा था मैं उन मीटिंग में हमेशा नशे में रहता हूँ। इतना कहकर वो अपनी चाय पीने लगता है। तो सियोलरियन भी उसे कुछ कहती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। उसे जाता हुआ होजुन देख लेता है और फिर बाहर की ओर देखते हुए कहता है मिस टैंग आपको ऐसा नहीं बनना है, आप तो जानती ही है कि रिजल्ट कैसा होगा। ऑफ कोर्स अगर डिवाइन मॉन्क अंदर जाने का फैसला लेता है हाँ मुझे भी एक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उसके बाद अगला दिन आ जाता है जहाँ पे हमसे चलते हुए कह रहा होता है क्या 5 दिन हो चुके हैं? ओरिजिनली मुझे इन्वेस्टिगेशन का सेक्रेटरी माना जाता था लेकिन डॉग गोरैंग कॉपरेट करने से मना कर रहा है। हालांकि मुझे खुशी है कि मैं उस अजीब सिचुएशन में रहने से बच गया, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं, इसलिए मैं फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ गया। और देखते कि ट्रेनिंग करते हुए सारे डिसाइपल्स एमसी को देख लेते हैं। तो एमसी हैरान होते हुए मन में कहता है सभी ने अचानक ट्रेनिंग करना बंद क्यों कर दिया? और देखते वो लाल बाल वाला अपने साथी से कह रहा होता है ठीक है मैं ये करूंगा। उसके बाद वो अपना गला साफ करते हुए एमसी के पास जाता है और कहता है ओ मैं गो जिनचोल हूँ, मुरोंग फैमिली का सबसे छोटा डिसाइपल। तो एमसी कहते हैं नाइस टू मीट यू, मेरा नाम वू नहीं है, क्या कोई बात है? तो जिनचोल सर झुकाते हुए कहते हैं ओ माय लॉर्ड लास्ट टाइम हम आपको पहचानने में फेल हो गए थे और हम बहुत रूड थे, हम इसके लिए सच में सॉरी है। और देखते हैं बाकी सब डिसाइपल ने भी वैसे ही कर लिया होता है और कहते हैं हमें माफ कर दो। एमसी मन में कहता है क्या वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन मुरोंग ने उनसे पूछा था और कहते हैं मैं तुम सबको माफ करता हूँ, अपना सर उठा लो। तो जिनचोल कहते हैं आपका शुक्रिया। एमसी कहते हैं आप लोग सड़क के गुंडे नहीं मुरोंग फैमिली के डिसाइपल हैं, अब से साथियों के दबाव में आने के बजाय वही करे जो तुम्हें पसंद है। तो जिनचोल कहते हैं ओह मुझे समझ आ गया। तो एमसी जाते हुए कहता है तो तभी जिनचोल कहता है रुको क्या आप अभी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं? एमसी कहता है हाँ। तो जिनचोल कहता है ये सिर्फ मैं सोच रहा था कि क्या हमारे लिए आपको ट्रेनिंग करता हुआ देखना ठीक है? एमसी कहता है वो तो वही था, कह ही रहा होता है कि वहाँ पे सांगा आ जाती है और एमसी के हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं बिग ब्रदर वून। एमसी उसके सर पे हाथ रखते हुए मन में कहता है ये कितनी क्यूट है। तभी एमसी को कुछ याद आता है और वो जिनचोल से कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि मैंने तुम्हें कल अपनी स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक दिखाई थी, आज आप सब अपनी ट्रेनिंग मुझे क्यों नहीं दिखाते? तो जिन्हो कहता है क्या लेकिन हमारी शॉर्टमैनशिप आपके लायक नहीं है। तो एमसी और सांगा उसकी ओर पैर शक्ल बना के देखने लग जाते हैं। तो जिन्हो कहता है कोई बात नहीं। जिनचोल वापस जाता है तो एमसी सांगा को रोकता है और एमसी उसके कानों में कुछ कहता है और सांगा कहते हैं क्या? ओ ठीक है समझ गई बिग ब्रदर, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना कहकर वो वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। एमसी जिनचोल की ओर मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। जिनचोल का साथी बोलता है क्या वो हमारी स्वॉर्डमैनशिप देखना चाहता है? क्यों? जिनचोल कहता है मैं नहीं जानता लेकिन हम उसे मना नहीं कर सकते। इतना कहते हुए वो एक फॉर्मेशन में आ जाते हैं और जिनचोल एमसी को देखते हुए मन में सोचता है क्या वो इसे हम पर वापस आने का बहाना बना रहा है?
है, बकवास, मैं सच में इस आदमी का पता नहीं लगा सकता। और कहता है हम लोग बेसिक मुरोंग फैमिली स्वॉर्ड स्टाइल से शुरुआत करेंगे, पोजीशन में आ जाओ। इतना कहते ही वो स्वॉर्ड चलाना शुरू कर देते हैं और वो चिल्लाए कहता है फर्स्ट टेक्निक हेवन वर्ड स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेते हैं और एमसी उनको देख रहा होता है। वो सब पूरी जान से उस टेक्निक को कर रहे होते हैं। उसके बाद सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेते हैं और जिनचो लेकर आंख खोल के एमसी को देख रहा होता है कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। एमसी को देखते जो बिल्कुल शांत खड़ा होता है। इसे देखकर वो मन में कहता है ओ क्या हम इतने बुरे थे। तभी वहाँ पे सांगा भागते हुए आती है और हाफते हुए कहते मैं वापस आ गई। और एमसी कहता है तो उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें उम्मीद है कि आप बाद में उन्हें गाइडेंस भी देंगे। अगर काम ना होता तो वो तुरंत दौड़ के यहाँ पे आ जाते। तो एमसी उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, शुक्रिया सांगा। उसके बाद एमसी उन डिसाइपल्स के पास जाता है और कहता है ठीक है, क्या आप लोग इसे एक और बार आजमाना चाहेंगे? पीछे के डिसाइपल सोच रहे होता है कि क्या वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। दूसरा मन में सोचता है यंग मास्टर के साथ उनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि यंग मास्टर ने अपनी अप्रूवल भी दे दी है। तभी जिनचोल अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है हम फिर से मुरोंग फैमिली स्वॉर्ड स्टाइल परफॉर्म करेंगे, अपनी स्वॉर्ड निकालो। सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए फर्स्ट मूव कर रहे होते हैं और वो लोग सेकंड टेक्निक यूज करने ही वाले होते हैं कि तभी एमसी रोक के कहता है प्लीज रुको, उसी पोजीशन में खड़े रहना। और उनके पोस्चर को ठीक करते हुए कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड पहली बार यही पॉइंट कर रही थी और तुम्हारा यहाँ था। इन सबको जिनचोल भी देख रहा होता है और एमसी दूसरे से कहता है जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम्हारी स्वॉर्ड बिल्कुल अलग दिशा में पॉइंट कर रही थी। और जिनचोल मन में सोचता है क्या वो एक ही समय में हम सबको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है, आखिर ये क्या चाहता है। एमसी कहता है अब ठीक है, अब तुम सभी की स्वॉर्ड्स पहली बार की तरह ही उस जगह पर पॉइंट है। तुम्हारी पहली और दूसरी कोशिशों के बीच तुम्हारी ट्रू हेवन वर्ड स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस कौन सी है? मेरी तरह बाकी सब डिसाइपल्स को भी समझ नहीं आता। जिनचोल कहता है आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे हम अलग अलग दो टेक्निकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सच में क्या कहना चाह रहे हैं? तभी एमसी सांगा को आवाज लगाता है और देखते कि सांगा के हाथ में एक स्वॉर्ड होती है और सांगा वो स्वॉर्ड एमसी को दे देती है। तो एमसी भी उसे लेते हुए थैंक यू बोलता है। सांगा वो स्वॉर्ड को देती वहां से निकल जाती है और एमसी वो स्वॉर्ड को देख रहा होता है और एमसी एक लकड़ी के बने स्ट्रक्चर के पास जा रहा होता है और एमसी अपनी स्वॉर्ड चलाता है जिसकी वजह से उसमें कट लग जाता है। बाकी सब इसे देख के समझ नहीं पाते कि वो क्या कर रहा है और एमसी को देखते जो अपनी क्यूआई एनर्जी को बाहर निकाल रहा होता है और एक और स्लैश मारता है और देखते ही देखते एक के बाद एक स्लैश लगाता जाता है। सभी डिसाइपल इस चीज को देख रहे होते हैं। इसके बाद एमसी रुक जाता है और पीछे मुड़ के कहता है क्या किसी ने गिना कि मैंने अपनी स्वॉर्ड कितनी बार घुमाई? तो एक डिसाइपल अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है मुझे लगता है कि 12 बार। और एमसी कहता है मुझे बताओ कि लकड़ी पर कितने निशान दिख रहे हैं। सभी डिसाइपल उस चीज को देख रहे होते हैं और जिनचोल मन में कहता है उसने अपनी स्वॉर्ड 12 बार घुमाई लेकिन लकड़ी पर सिर्फ एक ही निशान है। एमसी कहता है यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है क्योंकि मैंने 12 बार एक ही स्ट्रोक का इस्तेमाल किया है। अगर तुम्हारी स्वॉर्ड कई लाइनें छोड़ती है क्या तुम इसे वही टेक्निक भी कह सकते हो? जिनचोल कहता है सर आप जो कह रहे हो मैं समझ गया लेकिन मैं इसका पॉइंट नहीं देख पा रहा हूँ। जरूर सटीक होना अच्छा है लेकिन क्या हमें सच में इतना सटीक होना चाहिए? इसे सुन के एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एमसी कहता है मुझे पता है, चलो अपनी स्वॉर्ड से मेरे ऊपर अटैक करो। जिनचोल इसे सुनकर थोड़ा हैरान होता है। एमसी आगे कहता है चिंता मत करो, मैं आपकी स्वॉर्ड की पहुंच से दूर खड़ा रहूंगा, बस इसे फ्रीली घुमाना। तो जिनचोल भी कहता है ठीक है और मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वो इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहा है। और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है तो फिर ठीक है मैं अभी शुरू करता हूँ। इतना कहते ही वो एमसी के ऊपर एक अटैक कर देता है और हम एमसी को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड की नोक से उसके अटैक को रोक देता है। जिनचोल इसे देखकर हैरान होता है और एमसी कहता है दोबारा ट्राई करो। इसे देखकर जिनचोल मन में कहता है मुझे उस पर करीब से नजर रखनी होगी और उसमें और ज्यादा ताकत लगानी होगी। उसके बाद वो गहरी सांस छोड़ते हुए एमसी के ऊपर फिर से अटैक कर देता है लेकिन इस बार भी एमसी उसके अटैक को स्वॉर्ड की नोक से ही रोक लेता है। जिनचोल इसे देखकर हैरान होते मन में सोचता है क्या उसने अपनी स्वॉर्ड की नोक से मेरी स्वॉर्ड की नोक रोक दिया? ये पॉसिबल भी कैसे है? इसके अलावा मैं अपनी स्वॉर्ड को भी नहीं हिला पा रहा, जैसे वो बीच हवा में फंस गई हो। तभी एमसी उसकी स्वॉर्ड को हटाते हुए कहता है एक और बार। इस बार जिनचोल और भी ज्यादा ताकत लगाते हुए अटैक करता है लेकिन इस बार भी एमसी उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। देखते कि जिनचोल अभी भी अपनी ताकत लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एमसी कहता है 1 इंच का फ्रैक्शन, 1 इंच का फर्क वॉर में जीवन और मौत के बीच का अंतर बता सकता है। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रिसिक्शन मीनिंगलेस है?